हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। हमारी आज सीटेट हिंदी पेडागोजी की यहाँ पर 4th क्लास है, 3rd क्लासेस यानी 3 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस हो चुकी हैं आपको मिल जाएंगी। तो मैं क्या करवा रही हूँ, आपको सीटेट हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो प्रोवाइड कर रही हूँ। एक सेट में 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, तो वही सेट वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ऑफलाइन जो एग्जाम्स थे उनके मैं करवा चुकी हूँ। अब हम 2023 के ऑनलाइन वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप हिंदी पेडागोजी की मैंने एक मैराथन वीडियो बना दी, उसको देख लेते हैं। प्लस आप जो है यहाँ पर जो मैं ये प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसकी 15 क्लासेस में प्रोवाइड कर दूँगी, ये कर लेते हैं। तो आप हिंदी पेडागोजी में ईजिली 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया हुआ है कि अगर आप इंग्लिश पेडागोजी आपने अच्छी कर रखी है, आपकी इंग्लिश पेडागोजी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, तो हिंदी पेडागोजी में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि अभी तक क्या था कि जो क्वेश्चन थे वो हिंदी पेडागोजी में, जो इंग्लिश पेडागोजी में पूछे जाते थे, वो अब हिंदी पेडागोजी में भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, बस भाषा चेंज रहती है, बाकी आपकी पेडागोजी का कंटेंट सेम है। इसलिए इंग्लिश पेडागोजी अगर आपने अच्छे से समझ रखी है तो हिंदी पेडागोजी में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गहन पठन पठन का एक कौशल है जो ब्लैंक की ओर संकेत करता है। आज हमारी 4th क्लास है और ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको गलत करेगा। एक बात और कहना चाहूँगी, मेरा आंसर बताने से पहले प्लीज़ खुद को जरूर देखना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट हो रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर बना टोटल आउट ऑफ 15। ठीक है, अगर आपका जो है 12 to 13 जो है स्कोर आ रहा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका जो है इससे कम आ रहा है 10 तक जा रहा है, तो आप ये एनालाइज कीजिए कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ इसका जो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना। देखिए, गहन पठन हम डीपली किसी चीज़ को कब पढ़ते हैं? जब हमें कुछ जो है उसका जो है कुछ हमें वहाँ से सीखना होता है, कुछ गहरी हमें कुछ स्पेसिफिक वहाँ पर ढूंढना होता है, या फिर कुछ गहरी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की बनानी होती है, तभी हम उसको डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम मनोरंजन के लिए पढ़ेंगे ना, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आधे से ज़्यादा लोग मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना है। तो विस्तृत जानकारी यानी कि डिटेल में किसी चीज़ की नॉलेज अगर आपको लेनी है तो उसके लिए पढ़ना क्या कहलाता है? विस्तृत पठन, आनंद के साथ पठन, पठन प्रक्रिया या फिर गहन पठन। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने इसका करेक्ट यहाँ पर क्या लगाया होगा, आप लोगों ने विस्तृत पठन लगाया होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर विस्तृत जानकारी के लिए यानी कि किसी चीज़ की डिटेल में नॉलेज लेने के लिए आप किस चीज़ को पढ़ेंगे, है ना? तो उसके लिए हम गहन पठन ही तो करेंगे। विस्तृत पठन का मतलब यहाँ पर क्या है? जब हम किसी चीज़ के एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, है ना? तो वहाँ पर हम कुछ विस्तृत जानकारी के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो हम अपनी खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, या फिर हम जो है किसी चीज़ की जो है एक तरीके से समरी निकालने के लिए पढ़ते हैं, तो वो हमारा विस्तृत पठन कहलाता है। ओके, सो यहाँ पर फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना किसके बाद आता है? तो देखिए, लेखन जो प्रोसेस है लिखने की, मान लीजिए आपसे आपके टीचर ने कुछ लिखने को कहा, कोई टॉपिक दे दिया, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए कहा, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या स्टेप्स आप यूज़ करेंगे लिखने से लेकर के, मतलब स्टार्ट करने से लेकर के पूरा लिखने के बाद टीचर को दिखाने तक, है ना? तो वो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं राइटिंग प्रोसेस के, तो वो स्टेप्स मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझा भी दूंगी। सबसे पहले जो आपका स्टेप आता है वो स्टेप है आपका योजना बनाना। क्या आता है? योजना बनाना। और हम जो है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पूर्व लेखन, यानी लिखने से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा योजना बनाना कहलाता है। ठीक है, अब इससे पहले आई थिंक क्लास 3rd या 2nd में मैंने आपको बताया था, इसका एक नाम और है जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन। ठीक है, मस्तिष्क उद्वेलन, तो वहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है आपको। ये क्या होता है? किसी भी चीज़ को लिखने से पहले हम क्या करते हैं, अपने माइंड में थॉट जनरेट करते हैं, यानी कि हम सोचते हैं उसके बारे में कि हम क्या क्या इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, जिसको हम पूर्व लेखन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने विचारों को कि जो टॉपिक हमें मिला है उसके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, विचारों को संयोजित करते हैं, आपस में मिलाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसके बाद, ये स्टेप आपको इसी तरीके से याद रखना है, ये क्रम है इसका। ठीक है, लेखन की प्रक्रिया का नेक्स्ट जो क्रम है वो होता है आपका मसौदा तैयार करना। अब ये मसौदा तैयार करने का क्या मतलब है? जब आपके माइंड में थॉट्स प्रोसेस आ जाएगी कि हाँ, इसके बारे में मैं ये विचार लिख सकता हूँ, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? मसौदा तैयार, यानी कि उसके बाद जो है आप लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना? तो दूसरे में आ गया मसौदा तैयार करना, यानी कि लिखना। तीसरा स्टेप क्या होता है? तो तीसरा स्टेप है आपका यहाँ पर संशोधन, यानी कि अब आपने लिख दिया तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही बार में सब कुछ बहुत अच्छे से लिख देंगे, है ना? तो आप उसको क्या करेंगे? एडिट करना, जिसको हम कहते हैं। लिखने के बाद आपको उसमें जो भी गलतियां नजर आएंगी, जैसे कि आपने जो है हो सकता है क्रम से नहीं लिखा हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि ये वाली लाइन पहले आनी चाहिए, ये वाली लाइन मुझे बाद में लिखनी चाहिए, यहाँ से मुझे पैराग्राफ ऐसे लिखना चाहिए ना, तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं, जिसको हम संशोधन बोलते हैं। संशोधन के बाद आपका आता है संपादन। संपादन में क्या आता है? हो सकता है आपने जो है कुछ मिस्टेक्स कर दी हो लिखने में, कुछ वर्ड्स गलत लिख दिए हो, मात्राएं गलत लगा दी हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम उसको कहते हैं संपादन। उसके बाद लास्ट स्टेप जो आपका होता है वो होता है आपका प्रकाशन। प्रकाशन मतलब अब जो है आपका जो
जो आपका लेख है यानी कि जो टॉपिक आपको लिखने के लिए बोला था वो आपका तैयार हो चुका है। अब आप जो है उसको प्रकाशित करते हैं, जिसको दिखाना चाहते हैं उसको दिखा सकते हैं। तो लास्ट का आपका जो होता है उसको हम कहते हैं प्रकाशन, ठीक है। तो जो आपका मैंने मसौदा तैयार करना आपको बताया था, तो इसको हम एक तरीके से इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो इसको एक तरीके से ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्ट बनाना, ठीक है। तो देखिए जो इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस मैंने आपको करवाई हैं, इंग्लिश पेडागोजी कंटेंट की आपको 6 to 7 क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ पर भी मैंने ये स्टेप्स आपको बताए हुए हैं, क्योंकि वहाँ भी ये क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी में पूछा जाता है, ठीक है। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अभी भी मैंने स्टेप्स बताए हैं, आई होप कि अब आप इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर लेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, योजना बनाना। मसौदा तैयार करना योजना बनाने के बाद आता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है और ये हमारा सेकंड, तो इसके बाद ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन प्रक्रिया के चरण। लेखन प्रक्रिया के चरण किस पर समाप्त होते हैं, प्रकाशन पर समाप्त होते हैं, मानस मानचित्रण। देखिए मानस मानचित्रण क्या होता है, तो देखिए इसके बहुत सारे नेम हैं। जो सबसे पहले वाला जो प्रोसेस था ना, जिसको हमने मस्तिष्क उद्वेलन कहा था या फिर योजना या पूर्व लेखन, जिसमें हमारे थॉट्स यानी विचार आते हैं उस टॉपिक के बारे में, वो हमारा मानस मानचित्रण होता है, ठीक है। मस्तिष्क अलोडन ये भी वही होता है, ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। इसके अलग अलग नाम रख दिए गए। समीक्षा पर समाप्त होते हैं, समीक्षा का मतलब होता है किसी चीज़ को रिव्यू करना। तो यहाँ पर फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेखन प्रक्रिया का जो चरण है, लास्ट चरण मैंने आपको प्रकाशन बताया था, ठीक है। लास्ट हम प्रकाशित करते हैं, यानी कि उसके बाद हमारा लेख जो है तैयार हो जाता है, उसके बाद हम किसी को दिखा सकते हैं, उसको प्रकाशित करना चाहें तो प्रकाशित भी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्त लेखन को उस लेखन की तरह व्याख्यात किया जा सकता है। तो मुक्त लेखन यानी कि फ्री राइटिंग क्या होती है, जिसमें हम बिना किसी नियम के, बिना किसी चीज़ को सोचे समझे, जो हमारे मन में जो भी आता है वो हमारा फ्री राइटिंग होता है, जिस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर इस आएगा, यहाँ पर आर लगाना चाहिए, एम लगाना चाहिए, वॉज वर, हम नियम के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी हमारे मन में आए उसे लिखते चला जाना, वो हमारा फ्री राइटिंग यानी कि मुक्त लेखन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। एक भाषा शिक्षिका अर्थ में समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है, वे किसका उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि वो जो भी सेंटेंस आपके मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा रही हैं, उसमें जो भी सेंटेंस आए हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने की जगह, उनको उनके अर्थ को समझाने की वजह क्या कहती हैं स्टूडेंट से, कि आप इनको जस्ट जो इनका स्ट्रक्चर जो संरचना है वैसा का वैसा इसको याद कर लीजिए, है ना। तो ये हमारा व्याकरण अनुवाद पद्धति होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई यानी कि साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर पूछी हुई है। इंग्लिश पेडागोजी की क्लास आप जाकर के देखना। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इंग्लिश पेडागोजी की जो क्लासेस मैंने करवाई हैं, प्लीज़ सारी क्लासेस को वॉच कर लेना। एक भी क्वेश्चन आपका ना तो हिंदी पेडागोजी से छूटेगा, ना ही इंग्लिश पेडागोजी से, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी होती है फोनीम। क्या होती है? फोनीम। इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वनिम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्वनिम। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कैट, CAT कैट, तो C अलग, A अलग, T अलग, यानी कि एक एक वर्ड की आपकी होती है फोनीम, इसको हम फोनीम बोलते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है CAP। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करती हूँ आम की, आम, ठीक है। तो आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, बड़ा ये आपका माँ। तो ये छोटी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यही होती है। तो 3 करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के साक्ष्य से कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत हैं? तो देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसका सही आंसर पता हो। अगर आपको गलत आंसर पता है, देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आपको पता है कि इनमें से 3 गलत होने ही होने हैं, ठीक है। अगर आपको 3 गलत वाले पता है तो भी आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको सही वाला आंसर पता हो, गलत। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने जो है प्यासे के, देखिए मैंने अपनी जो पेडागोजी की मैराथन करवाई है हिंदी की, उसमें मैंने प्यासे, वाइगोस्की, इन दोनों के बारे में बताया हुआ है कि इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा था। और नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था, चम्स्की यहाँ पर ऐसे मिस राइट है, ठीक है। नोम चॉम्स्की की बात हो रही है यहाँ पर, तो नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था, कल की वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा इन तीनों ने क्या कहा था, और इन तीनों ने जो कहा था भाषा के बारे में वो ये तो है ही नहीं, वो ये तो है ही नहीं, है ना। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मैं बता देती हूँ, अनुभव यानी एक्सपीरियंस की बात आ जाए तो ये आपका स्किनर ने कहा था, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ये तीनों आप जो है देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी इनको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक उच्च तान और अनुतान में बदलाव किसके उदाहरण हैं? यानी कि जब आप छोटे बच्चों से बात करते हैं तो आप इजी शब्दों यानी कि बहुत सरल शब्दों का यूज़ करते हैं। उच्च तान यानी कि आप बहुत तेज़ यानी कि लाउडली उनसे बातें करते हैं, है ना। तो इन सभी में जो बदलाव है वो किसके उदाहरण होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाल निर्देशित वाक्य यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड वाक्य का मतलब यहाँ पर हो गया स्पीच, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड स्पीच के उदाहरण होते हैं ये, ठीक है। जब आप देखिए बच्चों से तेज़ आवाज़ में बात करते हो तो उनका जो ध्यान है, उनकी जो अटेंशन है वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो, जिससे बच्चे आपकी तरफ रिस्पॉन्स कर पाते हैं, सीख पाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये सारी मैंने आपको बता रखी है हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सीखने की वह अक्षमता जो वाक ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है जिससे पढ़ने की समस्या उत्पन्न होती है। तो मैंने बताया था पढ़ने की अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है यहाँ पर डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिस्ग्राफिया क्या होता है, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपका डिस्ग्राफिया होता है। डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणित यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो डिसकैलकुलिया में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कक्षा 6 का शिक्षार्थी यानी कि कक्षा 6 का एक स्टूडेंट है जो उच्चारण में त्रुटियां करता है, यानी कि आप बोलने में क्या करता है, वो गलती करता है। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन में, जैसे कि यहाँ पर त्रुटियां लिखा हुआ है तो त्रुटियां को कुछ और बोल रहा है, त्रुटियां बोल रहा है ना, तो इस तरीके से वो उच्चारण में बोलने में गलती कर रहा है, शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। तो उस शिक्षक एक टीचर जो है उसकी कैसे मदद कर सकता है। अब ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि आपको वो आंसर सेलेक्ट करना है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है जो बच्चे के हित में हो, यानी कि बच्चे के लिए वहाँ पर सबसे बेस्ट हो, बच्चे के अगेंस्ट वो आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। पहला क्या है, शिकायत लगाने के लिए मात्रा। देखो शिकायत तो बिल्कुल नहीं करनी है, बच्चे के अगेंस्ट जा रहा है, इसको गलत हो गया। जब बच्चा गलती करता है तब उसे रोककर उसकी गलतियों को सुधारना, यानी कि वो जब गलती कर रहा है तो तुरंत उसको रोक दिया, है ना। तो बच्चों को जब गलती करना एक सीखने का ही एक पार्ट होता है। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना। तो जब बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनको करने दो, उसके बाद उसको सुधारो। ऐसा नहीं कि आपने पूछा वो गलती करा तुरंत उसको रोक दिया, क्या पैसा क्यों बोल रहे हो ना, तो ये भी नेगेटिव होता है। जब बच्चा पढ़ना बंद कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना, सही उच्चारण को दोहराना। तो सबसे बेस्ट जो आंसर है, सबसे सही जो आंसर है वो आपका वो हो जाएगा सही उच्चारण को दोहराना। जब आप सही उच्चारण दोहराएंगे तो बच्चा वहाँ पर सीखेगा और नेक्स्ट टाइम जो है उसको सही करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है, ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर क्या है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए चौथी क्लास हुई है हमें आज, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप खुद देखिए, है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप ये 15 प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लासेस कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्रित समृद्ध परिवेश क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जो वॉल होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उन पर पोस्टर्स लगा देना, जैसे छोटा और बड़ा जो होता है अल्फ़ाबेट यानी ABCD का पोस्टर लगा देना। जो बच्चों से रिलेटेड सीखने की चीज़ें होती हैं वो एनवायरनमेंट उनकी क्लासरूम में बना देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा यहाँ पर ऑप्शन देखना है जो इससे रिलेटेड हो। बच्चों को मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराना, यानी कि उनको बुक्स दे देना। ठीक है, तो उनको बुक्स दे देना, उनके एनवायरनमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब वो जिस जगह पर है उनके चारों ओर वही चीज़ हो। ठीक है, तो उनको बुक दे देना ये तो नहीं होगा। रोचक कहानियाँ, कविताएं और बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय को दीवार पर लगाना। तो मैंने बताया वॉल पर यानी दीवार पर जो चीज़ें लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्यों द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा 1 में समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार हैं। तो ये इसका लक्ष्य क्या है, देखिए निपुण क्या है, निपुण, ये निपुण के बारे में आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या होती है। और निपुण के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य वस्तु में कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों में बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ना। ठीक है, तो निपुण क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट वीडियो आप कहेंगे तो उसका लिंक मैं जो है इसके इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। यानी कि परीक्षा के अगर आप एग्जामिनेशन के लिए यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए किसी विषय को सीख रहे हैं तो हम उसमें किस रीडिंग स्किल, किस रीडिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इसके लिए हम यूज़ करते हैं विवरणात्मक पठन। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, यानी कि वो ये देखना चाहती है कि उनकी जो राइटिंग स्किल है उसमें जो है कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस जो है उनके स्टूडेंट ने की है। तो उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा, यानी कि अगर वो इस चीज़ का इवैल्यूएशन करना चाहें, इस चीज़ को इवैल्यूएट करना चाहती हैं तो किस टेक्निक का, कौन से टूल का, कौन से वर्ड का उन्हें यूज़ करना चाहिए। तो लेखन के लिए जो है सबसे बेस्ट होता है आपका रूब्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट जरूर करना। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।